ये तीसरा प्रॉब्लम परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ये प्रॉब्लम है। आप देख रहे हैं इसमें लिखा है कि इफ अ क्रिकेट टीम कंसिस्ट ऑफ 15 प्लेयर्स हैव 6 बैट्समैन 7 बॉलर्स एंड 2 विकेट कीपर्स। यहां पे दिया हुआ है कि आपके पास 15 प्लेयर हैं, ठीक है, और जाहिर सी बात है कि यहां पे क्रिकेट टीम आपको बनानी है। तो क्रिकेट टीम में यहां पे अगर 11 प्लेयर नहीं भी लिखा हुआ है तो आप समझ जाए कि वो 11 प्लेयर की बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि एक क्रिकेट की टीम में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। तो क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें है ना कहीं एक दो अगर वर्ड वगैरह एरर भी है तो उसको मैनेज करना होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक डेटा जो है मेमोरी के हिसाब से रखा गया है ना। तो यहाँ पे 15 प्लेयर्स हैं, है ना, 6 बैट्समैन है उसमें, 7 बॉलर हैं और 2 विकेट कीपर हैं। अब कह रहा है कि फाइंड द टोटल देन द नंबर ऑफ वेज इन विच क्रिकेट टीम फॉर्म्ड विद एट लीस्ट 4 बैट्समैन। एट लीस्ट का केस का मतलब होता है कम से कम 4 बैट्समैन होने चाहिए, यानी 4 से ज्यादा भी बैट्समैन हो सकते हैं, 5, 6, 7 ऐसे हो सकते हैं। 5 बॉलर होने चाहिए, एटलीस्ट का केस चल रहा है, यानी 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, और इसी तरह 1 विकेट कीपर होना चाहिए। यानी इसका मतलब जो भी आपको जो है कॉम्बिनेशन बनाना है ना 11 प्लेयर्स का, उसमें यह ध्यान में रखना है कि बॉलर भी होना चाहिए, बैट्समैन भी होना चाहिए और विकेट कीपर भी होना चाहिए, और टोटल ये मिलाकर के हमेशा 11 ही प्लेयर होने चाहिए। तो आप क्या क्या पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। तो हमने यहां पे 3 केस बनाया। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, टोटल बैट्समैन कितने हैं 6, बॉलर कितने हैं 7 और विकेट कीपर कितने हैं 2। हमने 3 केस बनाया, एक बैट्समैन के लिए, एक बॉलर के लिए और एक विकेट कीपर के लिए। पहला केस मैं ये लेकर के चल रहा हूं कि अगर मेरे पास 5 बैट्समैन हो जाए, 5 बॉलर ले लूं और 1 विकेट कीपर ले लूं तो 5 5 10 से 11 प्लेयर की टीम बन चुकी। समझ में आ रही है ना बात। अब देखिए यहां 5 बैट्समैन ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आपको यहां पे कम से कम 4 बैट्समैन लेने हैं, तो हम 4 से ज्यादा भी ले सकते हैं। अच्छा 5 ले, 6 ले, 7 ले, 8 ले, 10 ले, कितने भी ले सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपके पास टोटल बैट्समैन कितने हैं 6, तो कम से कम 4 लेने हैं और मैक्सिमम आप कितना ले सकते हो 6, क्योंकि 7वां बैट्समैन इसमें नहीं खेल रहा है, तो इस बात को ध्यान में रख करके चलना है। तो 5 बैट्समैन ले लिया मैंने, 5 बॉलर मैंने ले लिया और 1 विकेट कीपर ले लिया। तो यहां ये सजाने का तरीका है। आपके पास टोटल बैट्समैन कितने थे 6, तो 6 में से आप 5 बैट्समैन लेने का तरीका क्या है 6C5। उसी तरह आपके पास कितने बॉलर थे 7 में से आपने 5 बॉलर लिया तो 7C5। ये चुनने का तरीका है, कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शन। एनसीआर का मतलब होता है कि अगर एन थिंग में से आर थिंग को सिलेक्ट करना, और एनपीआर का मतलब होता है कि एन थिंग में से आर थिंग को जो है अरेंज करना है, ठीक है। उसी तरीके से विकेट कीपर कितने थे आपके पास 2 विकेट कीपर में से 1 विकेट कीपर लिया। अब देखिए यहां पे मैं बैट्समैन ले लूं और बॉलर को छोड़ दूं और विकेट कीपर ले लूं, ये छोड़ दूंगा तो काम बनेगा मेरा, जॉब कंप्लीट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे बैट्समैन और विकेट कीपर लेने के बाद बॉलर्स हमारे जो है बच जा रहे हैं। 11 टीम की प्लेयर मतलब 11 प्लेयर्स की जो है टीम नहीं बन पा रही है। क्लियर है? तो जब इसको कैसे बोलेंगे कि बैट्समैन लूंगा और हिंदी वाला और बॉलर भी लूंगा और विकेट कीपर लूंगा, तो जब अगर हिंदी वाले वर्ड में और यानी इंग्लिश में एंड वाला वर्ड आने लगे तो उसका मतलब समझिएगा, जब भी अगर आपको एंड बोले या बोथ बोले तो समझिएगा अलजेब्रिक मीनिंग उसका मल्टीप्लाई का होता है, और जो लॉजिकल मीनिंग होता है सेट थ्योरी वाला हिसाब में वो हमारा इंटरसेक्शन का होता है, और बाकी जो है लॉजिकल रीजनिंग वाला सिंबल में उसको हम लोग इस तरीके से एंड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये रूट वर्ड है, ये कीवर्ड है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। फिर जब मेरे पास केस और का आएगा या एट लिस्ट 1 का आएगा केस, एट लिस्ट का केस आ जाए तो इसको अलजेब्रिक भाषा में हम लोग प्लस का सिंबल देकर के चलते हैं। इसका मतलब होता है प्लस, आपको जोड़ का काम करना है, और सेट्स की भाषा में इसे यूनियन का काम करते हैं, और लॉजिकल रीजनिंग में इसका सिंबल जो है वी शेप के जैसा होता है, ऐसे, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ये रूट वर्ड है। तो आपको यहां पे क्या करना है, इसको भी लेना है एंड इसको भी लेना है एंड इसको भी लेना है, तो ये एंड का काम हमने किया। और जब आपने एनसीआर का फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ये आपको देगा 252। सिमिलरली हम बैट्समैन को चाहे तो 4 बैट्समैन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कम से कम 4 लेने हैं। आप 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन डाली है कि आपको कम से कम 4 बैट्समैन लेकर के चलना ही है। तो किसी भी केस में देखिए बैट्समैन में मैंने 4 से कम नहीं लिया है। 5 बॉलर चाहिए, कहीं पे देख लीजिए बॉलर में मैंने 5 से कम नहीं लिया है। विकेट कीपर कम से कम 1 चाहिए, यानी अधिक से अधिक 2 भी हो सकता है। तो आप जो है इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सॉल्यूशन का, और आप बेशक समझ सकते हैं मेरे कहे गए हिसाब से। 4 बैट्समैन लिया, 6 बॉलर लिया और 1 विकेट कीपर लिया, तो हमने ऐसे सजा दिया। क्योंकि हमारे पास टोटल बॉलर कितने थे, बैट्समैन कितने थे 6 में से 4 मैंने ले लिया। उसी तरीके से इस तरीके का काम करेंगे, यहां 6 थे, यहां 7 और यहां 2 है, उसी हिसाब से करेंगे 6C4 7C2 2C1, यहां रख करके हमने निकाला
210 आ गया। जस्ट लाइक सिमिलरली 452 वाली कहानी करेंगे, ये चीज आएगा। अब यहां देखिए मैं जोड़ने का काम कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं जोड़ने का काम, गुणा करने का काम क्यों नहीं कर रहा हूं? तो आप देखेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर जैसे ही आपने स्टार्ट किया, आप स्टार्ट करते ही दो रूल पढ़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन रूल, एडिशन रूल। तो मैंने क्या बोला कि आप कौन सा केस लेंगे, आप ऐसे ना बोलेंगे या तो हम ऐसे लेंगे या तो हम इन लोगों को लेकर के टीम बनाएंगे या तो हम इन लोगों को लेकर के टीम बनाएंगे। तो जब भी अगर केस या तो यानी या वाली केस आएगी तो कौन सा काम करना है, प्लस का काम करना है। रूटवर्ड से आप पकड़िए, तो आप क्या करेंगे, या तो इतना लेंगे, मतलब या तो इतना ले या तो इतना ले, मतलब यहां काम किसका हो रहा है, प्लस का, या तो इतना ले। तो आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 777 आंसर आएगा। तो फाइनल इसका आंसर जो है ऑप्शन 4 हम लोग डन करते हैं। ऑप्शन आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे चौथे नंबर प्रॉब्लम में। ये रहा चौथा प्रॉब्लम, बहुत ही जी बकलोवा वाला प्रॉब्लम है, बकलोवा वाला, है ना, समझ में आ गई बात। यानी इस प्रॉब्लम को मैथमेटिक्स और साथ साथ फिजिक्स में भी यूज किया जा सकता है। फिजिक्स में जो चैप्टर वेक्टर पढ़ना है उस वेक्टर चैप्टर के सवाल है, और मैथमेटिक्स में भी जो वेक्टर है ना। और ये बहुत ही इजी सवाल है, ये मेडिकल का स्टूडेंट बना देंगे जो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो ये फिजिक्स का सवाल समझ करके ना इसको जो है दाल भात अचार चटनी के साथ में इसको जो है निगल ले जाएंगे। फिर भी मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, इसको बता रहा हूं, है ना। ये जरा ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी देन व्हाट विल बी द वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इसका मॉडुलस आपको बताना है, ठीक है ना। यानी यहां ध्यान में रखिए, ए और बी दो आपके पास वेक्टर दिए हुए हैं, तो आपको मालूमात होगी कि ए और बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा होता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आ रही बात समझ में। और आप जरा ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी की जहां तक बात की जाती है तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, क्योंकि जो यूनिट वेक्टर एन होता है वो यूनिट वेक्टर एन जो है वैल्यू 1 दे देता है, मैग्नीट्यूड अगर ले तो आपको यहां क्या दिया हुआ है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो कुछ नहीं करना है, यहां पे क्या कर लीजिए, ए बी और यहां साइन थीटा आप कर लीजिए। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने दोनों को बराबर कर लिया। अब देखिए यह मैग्नीट्यूड वैल्यू है, यह हमारी जो है कैंसिल आउट हो गई, आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब जरा ध्यान दो बेटा, क्या मिल रहा है, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। थीटा की कौन सी वैल्यू पे कॉस और साइन दोनों बराबर हो जाती है, सीधा दिखाई दे रहा है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा के 45 डिग्री वैल्यू पे ये दोनों बराबर हो जाती है, कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू, जो कि बराबर कितनी होती है, 1/√2। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, कॉस से दोनों तरफ अगर आप डिवाइड कर दिए तो क्या मिल जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू tan जो है 45 डिग्री। तो आप यहां से भी देख सकते हैं विदाउट जनरल फॉर्मूला, जो हम जनरल इसका सोल्यूशन निकाले हुए, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया थीटा। थीटा क्या है बेटा, ए और बी के बीच का एंगल है, ये आपको मालूमात होनी चाहिए, ठीक है ना। जब भी आप ये लगाते हैं ना, ये थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का ये एंगल है, चाहे ए डॉट बी में बात करें या तो ए क्रॉस बी में बात करें। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमें निकालना है मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। चलिए, तो आप ये भी पढ़े होंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये रिजल्टेंट वेक्टर के तौर पर आप पढ़े होंगे। तो क्या होता है, ए स्क्वायर मॉडुलस इसके साथ मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। क्लियर है, ये आप पढ़ें, आप पढ़ेंगे ना लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसमें आपको मिल जाएगा। ये क्या है, इसको एक्चुअली में आप देखें तो ये इसी तरीके से दिखाई देगा, ये दो वेक्टर का सम ही है, जहां b जो है ये b वेक्टर का निगेटिव वेक्टर है, और अगर ये वेक्टर हमारा b है तो माइनस में चलेंगे तो ये हमारा माइनस भी हो जाएगा, बस डायरेक्शन ही तो अपोजिट होती है, मैग्नीट्यूड में सेम रहता है। तो खैर आप इसके वजह से आप इन चीजों को याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब यहां जरा एक बात बताइए, क्या मैं मॉड ए को, ये मॉड ए जो लिखा है इसको हम लोग सिर्फ ए लिख सकते हैं, जरूर, क्यों, क्योंकि वेक्टर का ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि जब भी हम किसी वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को लेते हैं ना, तो यहां सिंपली उस लेटर को लिख देते हैं, है ना, बस काम हो जाता है मेरा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहां थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 45 डिग्री। तो cos 45 हो गया 1/√2 हो गया। अब देखिए √2 से हमारा कैंसिल आउट होगा तो √2 बचेगा। यहां क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस √2ab, और यहां आपको था वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या दे देगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अच्छा एक बात ध्यान में रखना, यहां प्लस माइनस के साथ आएगा, लेकिन हम माइनस वाली साइन नहीं लेंगे, यहां माइनस वाली साइन हम रिजेक्ट करेंगे। क्यों रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि ये क्या है,
मॉडुलस है। और कभी भी दुनिया में याद रखना कि जिंदगी में कभी भी मॉडुलस कभी भी या तो जीरो देगा या तो जीरो से बड़ा देगा, निगेटिव नंबर नहीं देगा। क्लियर है ना? तो इसलिए हम लोग यहां माइनस को रिजेक्ट करेंगे और तब यह हमारा प्लस वाला वैल्यू यानी आंसर हमारा 4 होगा। क्लियर हो गई बात? जरा देखिएगा ऑप्शन जो है ना, यहाँ पे ऑप्शन आपको खिला दिया है, जग घूमिया लगेगा दिखाई देना है ना, जग घूमिया। तो यहां देखो ये पॉजिटिव स्क्वायर, ये √2 जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये पूरे ए बी पे घिरा हुआ है, ये पूरे ए बी पे है। और यहां पे क्या है, यहां सिर्फ √2 इंटू ए बी है। तो इन सब बात को ध्यान में रखिएगा। ये रहा चौथा प्रॉब्लम का सोल्यूशन। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 में। यह है 5वां प्रॉब्लम, बाइनोमियल थ्योरम का ये प्रॉब्लम है। एक्चुअली इसमें जो है मल्टीनोमियल थ्योरम अप्लाई होगा। आप इस तरह के प्रॉब्लम देखे भी होंगे और पीछे जो है आपको पूछा भी जा चुका है IIT JEE मेंस में, इस तरह के सवाल पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए ये नया प्रॉब्लम है नहीं। जो मैंने जस्ट 4 नंबर प्रॉब्लम बताया था वो भी जो है बहुत बार पूछा जा चुका है, कभी फिजिक्स सेक्शन में, कभी मैथमेटिक्स सेक्शन में, AIEEE में कभी, तो कभी IIT JEE मेन में। ठीक है, तो ये ऐसे प्रॉब्लम्स आपको रिपीटेशन या प्रॉब्लम का फॉर्मेट उस तरह का रिपीटेड मिलते ही रहेगा आपको। ये भी बहुत ईजी प्रॉब्लम है, ये मल्टीनोमियल थ्योरम पे बेस्ड प्रॉब्लम है। इसका ऑप्शन जो होगा वो आंसर 1 सही है, 60 इसका आएगा। बट आएगा तो कैसे, ये जरा ध्यान में रखिएगा। तो आप मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, ये इसको जो मल्टीनोमियल क्यों कहते हैं, बाइनोमियल थ्योरम में बोला। बाइनोमियल मींस होता है कि जिसमें 2 टर्म हो। यहां पे क्या है, एक और एक 2 टर्म से ज्यादा है, 3 टर्म है, इसलिए इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें यहां ध्यान में रखिए, आप बस इतना ही यहां समझिए, क्योंकि ये पेपर का डिस्कशन है, यहां मैं पढ़ा नहीं रहा हूं। ठीक है, मतलब जैसे थ्योरी नहीं पढ़ा रहा, थ्योरी क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थ्योरी का कुछ जो है ग्लिम्स देते हुए जा रहा हूं हर एक प्रॉब्लम में। तो आप इसको जरा ध्यान से समझेंगे। ये जब इस तरह की प्रॉब्लम मिले यहां, और यहां पे क्या है, सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, 6 है, यानी n की वैल्यू क्या है, 6 है। तो इस तरह के प्रॉब्लम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां सिग्मा लेते हैं। सिग्मा लेने के बाद सबसे पहला काम होता है n फैक्टोरियल लेते हैं। ठीक है, n फैक्टोरियल लेते हैं, और यहां पे जरा ध्यान में रखिएगा, ये पहला टर्म, एक टर्म उठाएंगे, एक टर्म। तो यहां पहला टर्म के तौर पे क्या है, ab, तो यहां ab लिखिए, ab लिखिए। ठीक है जी, ab के पावर में अपने से एक कोई सिंबल मान लीजिए p मान लीजिए, फिर दूसरे टर्म को मल्टीप्लाई में लिखिए और वो क्या है bc, यहां एक सिंबल q मान लीजिए, फिर तीसरे टर्म को लिखिए ca और यहां एक सिंबल r मान लीजिए। यहां एक और टर्म रहता तो उसको यहां लिख करके पावर में s मान लेते। ऐसे हम लोग मान करके चलेंगे। और तब जरा ध्यान में रखिएगा, यहां पे जरा ध्यान रखिए, यहां आपको रखना है फैक्टोरियल p, फैक्टोरियल q, फैक्टोरियल r, यानी जो यहां एक्सपोनेंट में रहेगा वो यहां नीचे फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई कर करके लिखते जाएंगे। लेकिन एक कंडीशन के साथ, यहां पे ध्यान में रखिएगा कि p प्लस q प्लस r हमेशा हमें 6 मिलेगा, यानी कि जो आपकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट है उसके बराबर रहेगी इसकी एक्सपोनेंट का सम, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब जरा सा हम इसे जो है ना सॉल्व करते हैं, तो जरा ध्यान में रखिए, फैक्टोरियल 6 अपॉन p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। अब जरा यहां देखिए a टू द पावर p और यहां पे a टू द पावर r, तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर p प्लस r हो जाएगा। क्लियर है, फिर यहां पे क्या करेंगे, b का एक्सपोनेंट देखेंगे, b का, तो b p प्लस q हो जाएगा, और फिर यहां पे हम लोग c का एक्सपोनेंट देखेंगे, तो ये हो जाएगा q प्लस r। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आई होप यहां तक आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, अब जरा एक बात बताओ, मैं ऐसा क्यों लिखा हूं, इसलिए लिखा हूं ताकि हमारा जो है इसका कोफिशिएंट पूछ रहा है क्या होगा, यानी इसको एक्सपेंड करने में कहीं ना कहीं ऐसा मिला होगा, उसका कोफिशिएंट बताना है क्या होगा, उसको निकालने का ये तरीका है। अब जरा देखो तो इससे और इसको कंपेयर करके देखो, तो आप क्या देख रहे हो, एक मुंडी में 3 है और यहां एक मुंडी में p प्लस r है। ऑन कंपेयरिंग p प्लस r इक्वल टू 3, उसी तरीके से b का एक्सपोनेंट 4 है और b का एक्सपोनेंट p प्लस q है, तो क्या हो जाएगा बेटा, p प्लस q इक्वल टू 4 हो जाएगा। और यहां पे क्या दिखाई देगा, q प्लस r इक्वल टू 5 दिखाई देगा। तो यहां पे कितने अननोन है, p q r, 3 अननोन, 3 इक्वेशन। पहले ही प्रॉब्लम में बता कर गया कि जितनी वेरिएबल होगी उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन होने चाहिए, तब जाकर के हम सॉल्यूशन जो है इजीली कर सकते हैं। तो जब आप इन तीनों को सॉल्व करें, बेसिक मेथड ही आप यूज कर लें, यहां से r की वैल्यू निकाल करके और यहां पे आप डाल दे, ये आ जाएगा हमारा, है ना, q की वैल्यू यहां से निकाल करके एक, मतलब ये तीनों एक दूसरे से आप लगा करके इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि p की वैल्यू 1 आ रही है, q की वैल्यू 3 आ रही है और r की वैल्यू 2 आ रही है। ऐसा नहीं कि मैं रटा हूं, एक्चुअली इस प्रॉब्लम को जब मैंने सॉल्व किया तो ये चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो दिमाग में बैठ जाती है और याद हो जाती हैं। अब मैं यहाँ पे इसको एक एक करके छोटे छोटे स्टेप सॉल्व करूंगा ना, तो पता चलेगा वीडियो और 10 मिनट लंबी हो जाएगी। ठीक है, खैर व्हाटएवर। तो ये चीजें आप देख चुके। अब क्या करना है आपको, फटाक से यहाँ p की वैल्यू आप 1 भरे, q की वैल्यू 3 भरे और r की वैल्यू 2 भरेंगे, तो फिर अपने आप देखेंगे कि ये आ गया a क्यूब b टू द पावर 4 c की पावर 5 और यहां पे रहेगा आपको 6 फैक्टोरियल
अपॉन 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, यही आपको चीज मिलेगा। अरे बस, तो आप देख लीजिए इसका कोफिशिएंट पकड़ में आ गई बात, रखिए वैल्यू निकल जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 6, 5, 4, 3 फैक्टोरियल रोक देंगे, 1 का फैक्टोरियल 1, 3 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। यहां क्या बचेगा 2 3 जा 6, ये क्या हो जाएगा 60 हो गया आंसर। आगे बात समझ में। तो ये था 5वां नंबर प्रॉब्लम। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, 6ठे नंबर प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ये 6 नंबर प्रॉब्लम आपको देखते ही लग गया होगा, कैलकुलस फंक्शन चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। और कैलकुलस का समझ लो कि वही हार्ट है, वही दिल, गुर्दा, फेफड़ा, किडनी, लीवर जो कह लो है, ठीक है। और बहुत ही इजी से सवाल, बहुत ही इजी सवाल ये पूछा हुआ है, अगर आप थोड़ा सा अगर दिमाग क्लिक कर गया होगा। देखिए सबसे पहली बात क्या करा है, इफ एन इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल का नाम सुनते ही समझ जाओ कि वो फंक्शन क्या है, 1 1 एंड ऑन्टो। अरे बात समझ में, ये चीज ध्यान में रखना, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x - 2 लिखा हुआ है, यानी कि हमारा फंक्शन जो दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x - 2 दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है g ऑफ एक्स इज ऑल्सो एन इन्वर्टिबल फंक्शन। अच्छा, यानी कि g ऑफ एक्स भी इन्वर्टिबल फंक्शन है, मतलब कि बाइजेक्टिव फंक्शन है, मतलब कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। f ऑफ एक्स भी इन्वर्टिबल फंक्शन है, मतलब बाइजेक्टिव है, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। हम उसी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करा सकते हैं जो फंक्शन बाइजेक्टिव हो। आगे ना बात समझ में। तो यहां देखिए इस तरीके से दिया भी हुआ है, यानी एफ इनवर्स और जी इनवर्स का केस लगा के दिया भी हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन वो कह देगा, पहले दे देगा। यहां क्या दिया हुआ है, एफ इनवर्स एक्स, सॉरी एफ इनवर्स ऑफ जे इनवर्स, जी इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स - 2। आपने यहां से क्या देखा कि जी इनवर्स एक्स को क्या हम लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स - 2, ये तो हो सकती है। अब जरा ध्यान में रखो बात, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 3x - 2 है। तो एफ ऑफ एक्स - 2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस कर देंगे x - 2 से, यानी कि ये मेरा x को रिप्लेस करोगे जब x - 2 से, तो जहां जहां x है वहां वहां x - 2 हो जाएगा। तो x को डिलीट कर देंगे, करने के बाद x - 2 भर दिया। ये क्या हो जाएगा बेटा, 3x - 6 - 2, क्या दिखाई दिया, 3x - 8। ये क्या चल रहा है, g इनवर्स x चल रहा है। अब जरा यहां ध्यान में रखो, x इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, g ऑफ 3x - 8। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जरा देख लो यहां पे, g इनवर्स x इक्वल टू 3x - 8 हो गया। तो x इक्वल टू क्या जगह, g ऑफ 3x - 8। आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है g ऑफ x की। यहां क्या है, g ऑफ 3x - 8 दिया हुआ है, यानी थोड़ा सा हम अगर ऐसे LHS RHS में अगर सजा करके लिखे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब एक बात सुनो, मैं एक काम करता हूं आपको, मतलब ये जो टेक्निक बता रहा हूं ना, ये बकलोल वाला टेक्निक है, बिल्कुल ही है ना, बकलोल बच्चा भी इसको जान जाए। 3x के जगह हम z भर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, ये कैसे बन जाएगा, g ऑफ z हो जाएगा, या t मान लीजिए, z नहीं मान सकते हैं तो t देख लीजिए, t ठीक ठीक लगा के ले लो भैया। अब यहां पे इक्वल टू में x है, तो यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो क्या हो जाएगा, t + 8/3 इज इक्वल टू x हो जाएगा। जरा देखिए तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे क्या रखेंगे, t + 8/3। और फंक्शन ये चिल्ला चिल्ला के कहता है कि हम वेरिएबल्स अगर बदल जाए, जैसे t सब जगह है, हम t के जगह x ले लें या y ले लें या w ले लें, तो फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगी, ना तो डोमेन पे ना तो रेंज पे। तो हमने क्या किया, फिर से t को रिप्लेस कर दिया, किससे, x से रिप्लेस कर दिया। यही है g ऑफ x, पहला पॉइंट। दूसरा, यहीं पे आप क्लिक करा सकते हैं, ये जो मिला है ना g इनवर्स x इक्वल टू इतना मिला है, तो आप यहीं पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर इसका g लेते हैं ना, तो ये हो जाता है x इक्वल टू, जहां x है ना वहीं पे ये g लग जाएगा, बात खत्म हो जाएगा। तो यहां जरा ध्यान दीजिए, g ऑफ x इक्वल टू क्या जाएगा, x + 8/3, यानी यहां से भी आप चाहे तो निकाल सकते हो, तो जैसे आपकी मर्जी। तो ये था आपका g ऑफ x इक्वल टू x + 8/3। ये आपका एक प्रॉब्लम और सॉल्व, 4 नंबर और आ गए आपके खाते में। हियर अ वेक्टर, 7वीं प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूं, वेक्टर चैप्टर का ये सवाल है। कह रहा है कि इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स इक्वली इंक्लाइंड टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, यानी कह रहा है कि ये जरा ध्यान में रख लीजिए, बहुत सारी बातें प्रॉब्लम में कह के चला जाता है और हम लोग जो है उस बात को इग्नोर कर देते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सबसे पहली बात ये ध्यान में रखिएगा, यानी कि ए, बी और सी ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का मतलब इनके बीच का एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री, इनके बीच का एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं,
ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है अगर वेक्टर ए ऐसे है तो वेक्टर बी ऐसे होगा, वेक्टर सी ऐसे होगा। आगे बात समझ में, ये ध्यान में रखिएगा। ये ओरिजिन हो गया, ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। दीवार का जो कॉर्नर जैसा 3 डायमेंशन जो ज्योमेट्री पढ़ते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूं। अब यहां पे क्या कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर। ओहो, यानी कि बिना कहे ये भी कह गया मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ सी, इसकी वैल्यू 1 है। तो ये 2 पॉइंट जो है ना, इसने बातों बातों में ही कह करके, कहता है ना कि बातों बातों में, आंखों आंखों इशारों में उसने जान ले लिया। ठीक है, तो यही वाली हालत है कि ये आंखों आंखों में नहीं, वर्ड वर्ड में इशारा करके जो है ना प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली 90 डिग्री यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। ठीक है, इक्वली इंक्लाइन टू द ए प्लस बी प्लस सी। तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहां पे सबसे पहला पॉइंट कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मॉडुलस का स्क्वायर अगर मैं देखूं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ध्यान में रखिएगा आप ऐसे पढ़े हुए होंगे कि मॉड ऑफ ए का स्क्वायर अगर लिखना होगा तो हम ए डॉट ए लिख सकते हैं। ये चाहे आप नीट बायो वाले बच्चे के कलो वेक्टर चैप्टर में, या तो मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए कलो, ये दोनों बात बराबर ही है। ठीक है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए। क्लियर हो गया ना बात। इस चीज को कोई कोई किताब ऐसे भी लिख देता है ए स्क्वायर करके। ठीक है, ये चीज जरा ध्यान में रखिएगा। तो जनरली यही चीज चलता है। क्लियर है। अब जरा इसकी बात पे हम जरा गौर करें तो ध्यान दीजिएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर। अरे अगर ए का अगर हमने ए से डॉट लिया तो क्या हो जाएगा, ए डॉट ए इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर। अब ए का बी से डॉट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्यों, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, कॉस 90 0। तो ध्यान में रखिएगा, इसका मतलब इसका ए बी से और सी से डॉट लेने के बाद में 0, खत्म मामला, टाटा बाय बाय। यहां अगर बी का लेंगे तो बी से डॉट लेंगे तभी 1 होगा, तो बी डॉट बी। क्लियर हो गई ना बात। अब ये देखिए बातों बातों में ही 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो आपने क्या देखा, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू √3 सिर्फ लिखेंगे। हालांकि एक्चुअली में होना चाहिए प्लस माइनस। तो मैं लास्ट प्रॉब्लम में भी डिस्कस करके गया, मतलब लास्ट 2-3 प्रॉब्लम पहले मैं डिस्कस कर गया था कि जब हम यहां पे माइनस नहीं लेंगे मॉडुलस लगा रहता है। क्यों, क्योंकि मॉडुलस हमारी नॉन नेगेटिव वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। आ रही बात समझ में, 0 देगा या तो पॉजिटिव देगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। इसलिए हम यहां पे नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे। अब यहां आने के बाद से हम लोग क्या करते हैं, नाउ वेक्टर ए के साथ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का डॉट लेते हैं। क्या कर रहा है, क्योंकि इक्वली इंक्लाइन टू इतना, बराबरी, ए बी सी तीनों इससे बराबरी पे हैं। तो ए डॉट बी बराबर आप क्या पढ़े थे फॉर्मूला, ए बी इंटू कॉस थीटा, यही पढ़े थे ना। ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या पढ़े थे, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब जरा ध्यान में रखिए, यहां पे देखिए ए डॉट ए क्या हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ए डॉट बी और ए डॉट सी ये तो 0 0 हो जाएंगे। तो प्लस जीरो करने से कोई फायदा भी नहीं है। इक्वल टू, अब जरा ध्यान दीजिएगा, मॉड ए इंटू मॉड ए प्लस बी प्लस सी इंटू कॉस थीटा। क्लियर है। अब जरा बताइए मॉड ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1। तो जरा इसको ध्यान से समझिए, 1 और ये क्या हो जाएगा √3 इंटू कॉस थीटा। तो ये क्या बन गया बेटा, कॉस थीटा इक्वल टू हमारा आ गया 1/√3। अब तो प्रॉब्लम आपका सॉल्व है। कॉस थीटा जैसे ही 1/√3 आएगा, मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा निकाल लिया, कॉस स्क्वायर थीटा 1/3 आ जाएगा। अब जरा देखिए हमें लाना क्या है, cos 2 वाले एंगल डबल एंगल के फॉर्म में। यहां सिंगल एंगल हमको मालूम है, तो हम जानते हैं cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1, या 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा भी होता है, लेकिन यहाँ आपकी वैल्यू जो है पता है, सिर्फ cos थीटा की वैल्यू पता है। तो इसलिए जरा ध्यान सोच समझ के भाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/3 है, cos थीटा की वैल्यू नहीं है, cos थीटा की वैल्यू 1/√3 है। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/3 -1, ये क्या बन जाएगा बेटा, 2/3 -1, ये हो जाएगा -1/3। ये cos 2 थीटा की वैल्यू है, तो cos स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/9। इसलिए 36 cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 36 इंटू
1/9 यानी आंसर आ जाएगा 4। दैट्स ऑल। ये जो है आपका वेक्टर का मतलब कह सकते हैं बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लिक करना चाहिए इस पॉइंट पे। ये प्रॉपर्टी एक छोटे से जगह पे नोट पॉइंट में लिखवाई जाती है जो हम लोग इग्नोर करके चल देते हैं। ये प्रॉपर्टी का इसका जो है ना इंपॉर्टेंस है। तो मिलते हैं आपसे 8वें नंबर वाली प्रॉब्लम में, ठीक है। 3D आपके डिस्प्ले पे 3D, ये बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, चैप्टर का नाम है 3D, ठीक है। वेक्टर 3D एक्शन पढ़े होंगे। तो यहां पे क्या रहा है प्रॉब्लम, इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ये दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये एक लाइन है और एक दूसरी लाइन है, दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। कह रहा है इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है बेटा, 9 है। तो हमारा सवाल पूछ रहा है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 है ना, 6 होगी अल्फा की वैल्यू। देखते हैं कैसे होगी, इसकी वैल्यू 6 होगी तो कैसे होगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहली बात ध्यान में रखिए, ये जो लाइन का इक्वेशन हमारा दिया हुआ है, ठीक है, ये जरा मैं मिटा दूं इसलिए कि यहां जगह कम है, ठीक है। ये जो दिया हुआ है हम जानते हैं सबसे पहली बात कि लाइन का इक्वेशन होता क्या है, तो R = A + λb, यही होता है ना, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये जो होता है वेक्टर A, ये लाइन का इक्वेशन है जो कि पॉइंट A से पास कर रही है और इस वेक्टर B के जो है ना सपोर्ट में, इसके पैरेलल में ये लाइन है। तो ये वेक्टर इक्वेशन है। ये लाइन का इक्वेशन किस रूप में दिया है, वेक्टर इक्वेशन के रूप में दिया है, और ये भी वेक्टर इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। एक होता है कार्टेशियन फॉर्म में, तो जो लाइन का इक्वेशन हो जाता है ना वो XY वाले फॉर्म में हिसाब में चलता है। तो यहां जरा ध्यान में रखिएगा, ये वेक्टर इक्वेशन है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, NCERT बेस्ड ये फॉर्मूला बेस्ड ये सवाल, बिल्कुल बच्चों वाला ये सवाल है। आपको करना क्या होगा, A2 - A1 ले लीजिए और डॉट प्रोडक्ट लेना होता है B1 क्रॉस B2 का, और फिर अपॉन में इसी B1 क्रॉस B2 का जो है मैग्नीट्यूड लेते हैं या मॉडुलस, बस यही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप इसको A2 - A1 कहें या A1 - A2 कहें, बात इज सेम। समझ में आ रही है बात, क्योंकि यहां ज्यादा माइनस कॉमन होगा और हमें मालूमात है कि माइनस के साथ A लिखे या प्लस के साथ A लिखे बात बराबर ही है, क्योंकि यहां पे मॉडुलस लग गया, और मॉडुलस लगने का मतलब होता है कि अंदर माइनस में रहे या प्लस में रहे, जो बाहर वैल्यू आएगी ना वो माइनस से छोड़ करके बाकी जो बचेगी वो आएगी, मतलब या तो 0 या तो पॉजिटिव वाली कहानी आएगी। क्लियर है। और वैसे भी ये वेक्टर है, तो वेक्टर में मॉडुलस लगाने का मतलब होता है कि ये मैग्नीट्यूड को बताएगा। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड का कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए हम चाहे A2 - A1 करें या A1 - A2 करें, बात एक ही है। तो चलिए कम टू द पॉइंट, अपने हम लोग पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। इसमें समझो अब एक जगह क्या है, तो यहां कंपेयर करके मिलाओ। तो A1 के जगह पे हमारा है α1 + 2j + 2k, और A2 के जगह पे है मेरा -4i। और जरा ध्यान दीजिएगा, यही धोखा दे गया रे, हिम्मत वाला गाना जो है ना, ये जरा ध्यान में रखिएगा। यहां पे J की वैल्यू नहीं दी गई है, यानी कि J का कोफिशिएंट जो है 0 मान सकते हैं हम। अब जरा ध्यान में रखिए, अगर आपको लेना रहे A2 - A1 ले या फिर A1 - A2 ले, सिर्फ माइनस का डिफरेंस आएगा। तो हम लोग चल लेते हैं, ठीक है। अल्फा -4, तो क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा + 4i, फिर 2j + 0j + 2j, फिर हो जाएगा प्लस 2k - k यानी प्लस k। ये है हमारा A2 - A1, मतलब हमने A1 - A2 कर दिया, अभी बताया ना, इतना डिस्कशन किया। अब मेरा है B1 जरा कंपेयर किए क्या है, लैम्डा को छोड़ने के बाद ये जो स्केलर नंबर है, लैम्डा और म्यू जो है एक स्केलर नंबर होता है, जो लैम्डा और म्यू की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहां जरा ध्यान में रखिएगा, यहां पे ये हो गया I - 2j + 2k, और यहां B2 के जगह पे हो गया बेटा 3i - 2j - 2k। अब हमें क्या करना है, B1 क्रॉस B2 निकालना है। B1 क्रॉस B2 निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। आप तो एक काम कीजिए कि टर्म बाय टर्म क्रॉस इसका निकालिए, और फिर I क्रॉस I की वैल्यू, J क्रॉस J की वैल्यू, K क्रॉस K की वैल्यू, I क्रॉस J की, J क्रॉस K की, K क्रॉस I की, ये वाला सिस्टम लगे, ये बड़ा लंबा चौड़ा, बड़ा तामझाम लगता है। तो आप सबसे सीधा सरल उपाय आप समझते हैं, सर डिटर्मिनेंट इसका खींच लो, फर्स्ट रो में I J K डाल दो, सेकेंड रो में जो है इस वेक्टर का कोफिशिएंट डाल दो। तो देखिए I का कोफिशिएंट 1 है, J का -2 है और K का 2 है। यहां फिर क्या हो जाएगा 3 - 2 और -2। क्लियर है, यही तुम्हारा देगा B1 क्रॉस B2 देगा।
अब यहां से वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए, तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कीजिए। डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं होता है, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां ये आई जब लेंगे तो इसको छोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, +4 यानी 8 हो जाएगा। फिर अरे समझो ना, क्या हो जाएगा, -2 +4, फिर माइनस फॉर्मूला का, और फिर ये -4 +8 हो जाएगा। फिर -j लेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 और -6 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। फिर यहाँ k लेंगे, k लेने के बाद क्या हो जाएगा, -2 और +6 हो जाएगा, -2 + 6 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपको क्या मिला, 8i +8j और +4k, यानी यहां डॉट प्रोडक्ट लिए 8i + 8j + 4k। क्लियर है ना बेटा। और अपॉन में इसी का मैग्नीट्यूड है, तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब 64 + 64 + 16। क्लियर है। इसका मैग्नीट्यूड लेने के लिए क्या करते हैं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेकर के i का कोफिशिएंट जो है उसका होल स्क्वायर कर देंगे, j का कोफिशिएंट का स्क्वायर और k का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे। आपको ये क्या दिख रहा है, अंदर देखिए, अंदर आपको जो है 144 दिख रहा है, तो 144 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। अच्छा, अब इसका जो है डॉट प्रोडक्ट लीजिए, तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा जी, अल्फा +4 का 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 × अल्फा +4। डॉट प्रोडक्ट जानते हैं ना, आई का आई से, जे का जे से, के का के से। क्यों, क्योंकि आई का जे से करने के बाद में 0 हो जाएगा, इसलिए कोई फायदा ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो +16 हो जाएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो +4, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 12। क्लियर है ना जी। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ऊपर में मेरा बन जाएगा 8 अल्फा 9 = 8 अल्फा +32 + 20 बटा में 12। ये ऊपर मॉडुलस रहेगा, नीचे मॉडुलस अलग अलग कर दिया हमने, बिल्कुल बेसिक तरह से आपको समझा रहा हूं। अब देखिए 12 चूंकि पॉजिटिव नंबर है तो 12 का मॉड हमारा 12 ही रहेगा, 12 ही रहेगा, तो 12 यहां आ के साथ 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, मॉड ऑफ 8 अल्फा + 32 और 20 52 = 108। कुछ लोग क्या करते हैं ना, यहाँ मॉडुलस से यहाँ डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, उड़ा देते हैं, उड़ाइएगा मत। अब देखिए, क्योंकि अल्फा की वैल्यू नहीं मालूम है ना, अल्फा की वैल्यू मालूमात ही नहीं है। अल्फा की वैल्यू हो सकता है कि यहाँ माइनस अगर 100 हो जाए तब अंदर निगेटिव आ जाएगी, और अल्फा की वैल्यू 100 आ जाए तो अंदर पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगी, तो अल्फा की वैल्यू मालूम नहीं है। हेंस यू कांट से दैट कि ये मोड के अंदर क्या है, तो इसलिए आप हटाइएगा नहीं। अब अगर यहाँ मोड आप रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ प्लस और माइनस दोनों ही डेवलप होगा, तो एक बार प्लस साइन ले, एक बार माइनस साइन ले। तो चलिए एक बार प्लस साइन ले, तो 8 अल्फा + 52 = 108 और 8 अल्फा + 52 = -108। आपने क्या देखा, 8 अल्फा = ये जब इधर जाएगा तो 108 और 52 कितने हो जाएंगे, 108 - 52, और यहाँ क्या हो जाएगा, 8 अल्फा -108 -52। यहाँ से आप देखिए अल्फा = 108 - 52/8, और यहाँ से अल्फा = -108 - 52/8। आप जरा ध्यान दो, ये अल्फा की वैल्यू कभी भी किसी भी हालात में नेगेटिव ही देगी। क्यों, क्योंकि -108 और -52, -160 तो आप देख लो नेगेटिव देगी, तो अल्फा की वैल्यू दोनों ही होगी। लेकिन क्वेश्चन में ये छोटा सा चोरी चुपके कहानी है ना, अल्फा कभी भी आपको पॉजिटिव लेनी है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसे वही चाहिए, तो बस अल्फा की वैल्यू आप ये रख लो, हो जाएगी। आगे बात समझ में, अल्फा की वैल्यू सिर्फ इसको रख लेंगे, 108 - 52 अपन 52 ही होगा ना, 16 4 20 और 32 20 32 1, ठीक है, रख लेंगे, हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, 9 नंबर प्रॉब्लम की तरफ। यहाँ पे एक्चुअली एरर इसलिए आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे 7 आ रहा है आपका, वो एरर इसलिए आ रहा है, मैंने अभी ऑब्जर्व किया, यहाँ 2k है और माइनस जब आप k करेंगे तो +3k हो जाएगा, 2k माइनस k तो क्या हो जाएगा, +3k हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 12 कितना आ जाएगा, 16 और +12 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, तो ये हो गया यहाँ पे 28 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यही है मैथमेटिक्स, जरा सी भी एरर हुई तो 8 अल्फा प्लस, अब ये हो जाएगा आपको 8 2 10 0 और 3 2 5 1 6 60 हो जाएंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ हो गया 60, यहाँ हो गया 60, बस और कुछ नहीं, 60, ये हो जाएगा 60, यहाँ 60, ये रहा 60। अब देखिए ये हो जाएगा ऊपर 48 आ जाएगा, तो 8 6 48, 8 6 या 48, ठीक है। तो अब हमारा आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं 9 नंबर प्रॉब्लम की तरफ। 9 नंबर प्रॉब्लम बाइनोमियल थ्योरम, फिर से मतलब गजब बेजोड़ बाइनोमियल थ्योरम वाले में कह रहा है कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना, कह रहा है कि इसमें टोटल कितने इंटीग्रल टर्म आएंगे इसके एक्सपेंशन में, यानी n के जगह आप क्या देख रहे हैं, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, 4 to the power 1/4 प्लस 5 to the power 1/6 to the whole power 120, ये आपकी किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके एक्सपेंशन में हमारे पास इंटीग्रल टर्म कह रहा है कि इंटीग्रल टर्म कितने होंगे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 to the power हाफ प्लस 5 to the power 1/6 to the इतना, समझ में आ गया होगा कैसे, क्यों, क्योंकि हमारे 4 to the power 1/4 को मैं चाहूं तो 2² और इसका पावर 1/4, तो क्या आ रहा है 2 to the 4, क्लियर हो गया ना बात। अब जरा ध्यान से समझिए, n की जगह 120 है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी अगर ऐसा केस मिले, आपको इस तरह का प्रॉब्लम मिले कि अगर हमें इंटीग्रल टर्म निकालना है या टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेरिएबल निकालना है, ऐसा कुछ मिलता है जब भी केस ना, तो हमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है, कुछ नहीं, उसके बाद दूसरा काम करना है, जनरल टर्म निकालना है। जनरल टर्म r+1 टर्म को जनरल टर्म करते हैं बाइनोमियल में, और इसकी वैल्यू होती है NCR। तो एक बात बताओ, n की जगह कितना है 120, तो हम क्या करेंगे, यहां रखेंगे 120CR। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट टर्म उठाते हैं, तो फर्स्ट टर्म क्या था 2 to the power 1/2 था, ठीक है, और इसके एक्सपोनेंट में 120 माइनस r रखेंगे, ठीक है, ये जरा ध्यान में रखिएगा। अब यहां देखिए 5 to the power 1/6 होल पावर r, क्लियर है, ये आपका जनरल टर्म है, ठीक है। अब एक बात जरा ध्यान से समझिएगा, यहां कह रहा है कि आपको इंटीग्रल टर्म चाहिए, ठीक है, कि कितने टोटल इंटीग्रल टर्म होंगे, तो यहां कंफर्म है कि r जो होगा वो 6 का मल्टीपल होगा, समझ लीजिएगा इस बात को, r किसका मल्टीपल होगा, 6 का मल्टीपल होगा, बस हमारा काम बन जाएगा। यानी अगर मैं चाहूं तो 120 माइनस r, अगर r हमारा 6 का मल्टीपल है तो r के जगह हम लोग 6 के रख देते हैं, जहां k की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, ऐसे चलते जाएगी। कहां तक जाएगी k की वैल्यू, आप समझिए इस चीज को, कहां तक जाएगी k की वैल्यू, तो ये जरा आप देख रहे हैं, k की वैल्यू अगर मैं 20 यहां रख दूं तो ये 120 माइनस 120 0 हो जाएगा, यानी ये टर्म पूरी की पूरी जो है 1 हो जाएगी, और ये टर्म भी कुछ ना कुछ देगी, क्योंकि r की वैल्यू मैं यहां पे रख रहा हूं, k की वैल्यू रख रहा हूं 20, तो 120 हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 की पावर 20 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज आप देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं कह रहा हूं कि 6 का ही मल्टीपल होगा, क्यों, आप यहां देखिए 2 to the power ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 6 का एलसीएम आप लेकर के देख सकते हैं, जिस बच्चे को नहीं आ रहा है, 2 1 2 2 3 6, कितना आ जाएगा 2 × 3 6 आ गया ना, तो अपने आप वो बैलेंस रहेगा। अब अगर k की वैल्यू आपने अगर 21 रख दिया, यहां 21 रखेंगे तो जाहिर सी बात है ये निगेटिव में चला जाएगा, और ये निगेटिव में जाने का मतलब ये जो टर्म है वो तुरंत जो है डिनोमिनेटर में शो करने लगेगा, फिर आपका जो है इंटीग्रल टर्म नहीं रह जाएगा, फिर कुछ नहीं मिलेगा। अरे बात समझ, मिलेगा लेकिन इंटीग्रल टर्म नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं 20 तक। तो k की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं 0 1 2 3, तो कितनी ऐसी k की वैल्यूज हैं जो आप भर सकते हैं, तो 20 नहीं है 21 वैल्यूज हैं, यहां 21 वैल्यू लागू होगा। 21 वैल्यू जब हम यहां भरेंगे मतलब 0 1 2 3 4 करके, तो ये r की वैल्यू कितना अटेन हो सकता है 21 वैल्यू। तो टोटल हमारे पास जो अगर बोलेंगे कितना इंटीग्रल टर्म मिलेगा तो 21 मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है। आपको सिर्फ टर्म को इधर उधर ट्रांसफर करना है। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत ढाढ़स क्वेश्चन लग रहा है। आपको कह रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 3 to the power 1/4 into x + 3 to the power हाफ, 3 to the power हाफ का मतलब समझ रहे हैं, √3 की बात कर रहा है, इक्वल टू 0 और अल्फा बीटा, मतलब कह रहा है कि इसका जो है रूट अल्फा बीटा है। अच्छा, आपको मालूम है कि नहीं, अगर हमारे पास ax² + bx + c = 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके दो रूट होते हैं अल्फा और बीटा। रूट का मतलब होता है कि ये वैल्यू x के जगह यानी वेरिएबल के जगह रखेंगे तो LHS = RHS आएगा। इट मींस कि a² + b अल्फा + c = 0 और a बीटा² + b बीटा + c = 0। यानी रूट का मतलब यही होता है कि जब हम उस वैल्यू को वेरिएबल को हटा करके डिलीट करके उस वैल्यू को पुट करते हैं तो LHS और RHS की वैल्यू सेम रहेगी। तो ये चीज आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो आप अभी सीख लीजिए। क्लियर हो गई बात।
अब कह रहा है कि अल्फा बीटा अगर इसका रूट है तो कह रहा है वैल्यू बतानी है अल्फा टू द पावर 96 इंटू अल्फा टू द पावर 12 माइनस 1 प्लस बीटा टू द पावर 96 इंटू बीटा टू द पावर 12 माइनस 1। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक मतलब आइडिया बता रहा हूँ, अप्रोच बता रहा हूँ। ये देखिए 96 और अल्फा टू द पावर, ये हमें पक्का ऐसे दिख रहा है अल्फा टू द पावर 8, या ऐसे कर लीजिए 12 टू द पावर 8, क्योंकि 12 8 जा 96 हो जाएगा। और यहाँ फिर अल्फा टू द पावर 12 माइनस 1, ये देखिए अब अल्फा टू द पावर 12 अल्फा टू द पावर 12 कुछ क्लू मिल रहा है, यानी अल्फा टू द पावर 12 लेना है। इस तरह का सवाल आईआईटी में बहुत बार पूछ चुका है, बस पूछने का तरीका अलग अलग होता है, बाकी ऐसे सवाल पूछ चुका है। ये इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए बीटा टू द पावर 12 बीटा टू द पावर 12, जब अल्फा टू द पावर 12 निकल जाएगी ना तो बीटा टू द पावर 12 भी वही होगी। अरे बात समझे, सिर्फ रिप्लेस हो जाएगा अल्फा बीटा से। अब देखिए कैसे, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 1/4 इंटू एक्स प्लस, ये देखिए तो √3 ही है, इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस √3 को इधर ही रखते हैं, इसको उधर रिप्लेस कर देते हैं, तो 3 टू द पावर 1 भी 4x। अब उसके बाद में क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। एकदम कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटा कॉन्सेप्ट है। जब आप स्क्वायरिंग कीजिएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा इधर दोनों तरफ। तो ये होल स्क्वायर जब होगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a ये हो गया, b ये हो गया, इक्वल टू माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 3 टू द पावर 1/4। अगर आप इसको देखेंगे ऐसे, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये 2 2 जा 4, तो क्या बचेगा 3 टू द पावर हाफ। 3 टू द पावर हाफ मतलब √3 की बात की जा रही है, इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जरा सजा लीजिए, तो एक्स टू द पावर 4, अब यहाँ क्या देख रहे हैं 2√3x स्क्वायर, और ये 1√3x स्क्वायर इधर आ गया तो क्या बनेगा, प्लस √3x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर क्या करते हैं हम, जो रूट वाला टर्म है इसको हम RHS में ट्रांसफर करते हैं ताकि हम रूट से फ्री हो जाएं। फिर हम ऑन स्क्वायरिंग करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग करेंगे तो फिर ये होल स्क्वायर बनेगा। फिर ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी x टू द पावर 4 का होल स्क्वायर, x टू द पावर 8 प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 3 जा 6 x टू द पावर 4, ये क्या बन जाएगा जी, 3x टू द पावर 4 बन जाएगा। अब हमारा क्या दिख रहा है यहाँ पे, इज इक्वल टू x टू सॉरी इंप्लाइज डेट x टू द पावर 8 और प्लस 6x टू द पावर 4 है, ये यहाँ पे प्लस 3x टू द पावर 4 है, इधर आएगा माइनस में चला जाएगा, तो कितना बचेगा 3x टू द पावर 4 प्लस 9 इक्वल टू 0। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज को हमने सॉल्व करके देखा तो इतना आ रहा है। अब कह रहा है चूंकि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 1, अल्फा बीटा इसका रूट है यानी इसका रूट है, तो जब अल्फा बीटा इसका रूट है, अल्फा इसका रूट है, तो अभी मैं क्या कॉन्सेप्ट बता कर गया कि x को हटा करके अल्फा भर देंगे तो LHS बराबर RHS रहेगा ही रहेगा। तो क्या होता है नियम, अल्फा टू द पावर 8 3 अल्फा टू द पावर 4 प्लस 9 इक्वल टू 0 होगा ही होगा। अब जरा यहां ध्यान में रखिए, यहां मैं निकालूंगा अल्फा टू द पावर 8 तो क्या आएगा, -9 माइनस 3 अल्फा टू द पावर 4। अब हमें चाहिए अल्फा टू द पावर 12, तो यहां क्या करें, अल्फा टू द पावर 4 से क्यों ना हम मल्टीप्लाई कर लें ताकि ये मेरी कहानी अल्फा टू द पावर 12 की बन जाए। तो जब एक तरफ अल्फा टू दी पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरे तरफ भी बैलेंसिंग के लिए करना पड़ेगा, तो यहां भी हमने अल्फा टू दी पावर 4 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब जरा ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, ये मेरा हो गया अल्फा टू दी पावर, ये लिख लो ऐसे, अल्फा टू दी पावर 12 इज इक्वल टू -9 अल्फा टू दी पावर 4 और ये हो जाएगा -3 अल्फा टू दी पावर 8। क्लियर है ना बेटा, -9 अल्फा टू दी पावर 4 और ये क्या हो जाएगा -3 अल्फा टू दी पावर 8। अब जरा ध्यान देना, -9 अल्फा टू दी पावर 4 -3 और अल्फा टू दी पावर 8 की वैल्यू फिर से रखिए तो क्या हो जाएगा, -9 -3 अल्फा टू दी पावर 4। तो यहाँ आपने क्या देखा, अल्फा टू दी पावर 12 कितना आ गया जी, -9 अल्फा टू दी पावर 4, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस माइनस प्लस 27, फिर यहाँ क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 9 अल्फा टू दी पावर 4। ये देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, बाप बाप चिल्ला करके आ रहा है, अल्फा की पावर 12 बराबर 27 आ गया। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा सा हम इधर स्टेप मिटा रहे क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है। अब चलिए इसमें मैंने यही आपको लॉजिक बताया, इसकी वैल्यू बोले तो ये, तो अल्फा टू दी पावर 12 कितनी है जी 27, तो 27 की पावर 8 हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगी अल्फा टू दी पावर 12 माइनस 1 यानी 27 माइनस 1। अब देखिए सिमिलरली जब बीटा भी तो इसका रूट है ना जी,
तो अल्फा की जगह केवल बीटा कर करके हम चलेंगे तो फिर हमारा बीटा टू दी पावर 12 भी तो 27 ही आएगी। तो हमारे क्या आ जाएगा 27 टू दी होल पावर 8, और यहाँ क्या हो जाएगा 27 माइनस 1। तो अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, अच्छा 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं क्या, इंटू 26 हो जाएगा, और फिर ये 3 टू दी पावर 3 8 इंटू 26। अब आप क्या देख रहे हैं 3 टू दी पावर 24 इंटू 26 और प्लस 3 टू दी पावर 24 इंटू 26, ये क्या आपको दिख रहा है, इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू, यहां पे आप क्या देख रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ 26 इंटू द 3 टू द पावर 24, यानी 52 टाइम्स ऑफ 3 टू द पावर 24, दैट इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। क्लियर है। तो हम लोग बढ़ते हैं 11th नंबर प्रॉब्लम की तरफ। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि एक मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है बेटा, ये ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा। ये देखते ही प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इसका मुंह ही दिखाई दे रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का ये प्रॉब्लम है। कह रहा है एंगल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5 है, यानी ये वैल्यू कितनी दी हुई है, बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5 दी हुई है। इसका मतलब हम यूं कह सकते हैं कि cos b इक्वल टू 3/5 दी हुई है, और जब cos b 3/5 है तो sin b जो है कन्फर्म है 4/5 होगा। क्यों, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू b/h होता है, तो p की वैल्यू निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, 16 रूट में आएगा तो 4 हो जाएगा। तो आप देख लिए sin b 4/5 हो जाएगा, ठीक है। उसका ना करा एंड रेडियस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल इज 5, यानी कि r की वैल्यू हमारे कितनी दी हुई है 5 दी हुई है। ये डेटा आपके पास उपलब्ध है, ये डेटा आप देख रहे हैं, क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, अगर वर्टेक्स ए है तो इसका साइड लेंथ स्मॉल ए ये होगा, वर्टेक्स बी है तो साइड लेंथ स्मॉल बी ये होगा, और वर्टेक्स कैपिटल सी है तो साइड लेंथ स्मॉल सी ये लेंगे, क्लियर है ना। ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, यानी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 दी हुई है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, आप जानते होंगे साइन रूल क्या होता है, ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी बराबर क्या होता है 2r। ये तो आप बेसिक सा फॉर्मूला, जहां प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर शुरू हुआ कि फर्स्ट यही फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। अब जरा एक बात ध्यान से समझो, जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी सब आपस में बराबर है, तो क्या मैं यहां से ऐसे उठा सकता हूं b अपॉन साइन b इक्वल टू 2r, क्योंकि हमें अपने जरूरतों के हिसाब से उठानी है। c की वैल्यू पता है, आप यहां कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा ए बी सी अपॉन 4r, ये ध्यान में रखिएगा। डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी ए बी सी अपॉन 4r, तो ये जरा ध्यान में रखिए। b तो हमें मालूम है नहीं, लेकिन हाँ साइन b हमें मालूम है, क्या हो जाएगा 4/5, और 5 2 10 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि r की वैल्यू 5 है। तो यहां से आपने क्या देखा b इक्वल टू 10 इंटू 4/5 यानी कि 8 आ गई, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब मैं जरा इसे मिटा रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है बोर्ड पे, इसलिए चलिए ये रहा, यहां मैं लिख दे रहा हूं b की वैल्यू आ गई 8, c की वैल्यू आ गई 5, a की वैल्यू नहीं मालूम है, सिर्फ a की वैल्यू अगर मालूम चल जाए तो हम यहां रख करके और वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, हो जाएगा मेरा। तो अब देखिए a की वैल्यू कैसे निकाले, जब ये दो साइड मालूम है, तीसरी साइड निकालनी है और एंगल मालूम है, तो आप इजिली कोसाइन रूल याद कर लीजिए, cos b बराबर होता है, यानी इस एंगल की बात करें तो इससे जुड़े हुए अगल बगल का साइड देखिए, तो अगल स्क्वायर प्लस बगल स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर, तो ध्यान रखिए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अगल बगल। अच्छा एक बात बताइए, cos b कितना है 3/5 है, बहुत ही इजी चिज्जा वाला ये प्रॉब्लम है, देखो तो 3/5 हो गया। अब ए नहीं मालूम है, ए स्क्वायर प्लस सी 25 माइनस बी 64 और अपॉन में क्या जाएगा 2 इंटू ए इंटू 5, क्लियर है। यहां देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। अब जरा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना जगह 3 2 जा 6a इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस कितना जगह 9 5 14 39, अरे बात समझे 9 5 14 4 3 2 5 1 6, सही है। अब इसको देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 39 इक्वल टू 0, यहां से आप जो है सीरीधाराचार लगा करके भी चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। a इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी, तो माइनस और माइनस 6 प्लस 6 हो जाए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी और अपॉन में हो जाएगा 2 इंटू ए, क्या हो जाएगी ए की वैल्यू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 चौके 36 3 4 3 12 3 15 156 अपॉन 2, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा बराबर 6 प्लस माइनस जोड़िए तो इसको 6 6 12 2 1 5 3 8 1 9 और 1 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2, क्लियर है। अब यहां से देखिए
पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं नीचे। a इक्वल टू, अब 192 को जो है आप फैक्टराइज कीजिए, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं 8 8 64 60 180 4 3 192, ठीक है बेटा। 8√3 हो जाएगा, 8 को अंदर ले जाएंगे, 8 8 जा 64, 64 इंटू 3 192 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से आपने क्या देखा, a इक्वल टू 6, ये काम कीजिए 2 कॉमन कर लीजिए तो 3 प्लस माइनस 4√3, बोलिए यही आएगा ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां देखेंगे तो 3 माइनस 4√3 वैल्यू रिजेक्ट करनी होगी। मैं सारी चीजें बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको बता रहा हूं, माइनस रिजेक्ट हो जाए, क्यों? क्योंकि 3 माइनस 4√3 की वैल्यू जो होगी नेगेटिव होगी, और एक क्या है, साइड लेंथ है, और साइड लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। मिनिमम होगी तो जीरो, मिनिमम होगी तो जीरो, मतलब इसकी डायमेंशन लेस वाली कहानी, बाकी नेगेटिव नहीं होगी, तो इसलिए हमने माइनस को रिजेक्ट कर दिया। तो ए की वैल्यू आ गई 3 प्लस 4√3, यहां वैल्यू भर दीजिए, पक्ष से भरिएगा, खट से फेंक देगा वैल्यू, ठीक है। देखिए तो आ गई आपकी एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया 3 प्लस 4√3 इंटू बी की वैल्यू 8 थी, इंटू सी की वैल्यू 5 थी, और अपॉन में 4 इंटू आर की वैल्यू 5 थी। कैंसिल आउट, 4 दूना 8, क्या हो जाएगा जी, 2 3 जा 6 प्लस 4 दूना 8√3, ये आपका आंसर रहा। क्लियर है? तो बढ़ते हैं आपको 12 नंबर प्रॉब्लम के पास। 12 नंबर प्रॉब्लम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टॉपिक पैराबोला, ठीक है। ये ध्यान में रखिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है ना। अगर आप थोड़ा सा क्लिक करेंगे, है ना, पैराबोला का अगर आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखने आता होगा, क्योंकि पैराबोला की आधी से अधिक कहानी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पे ही रिलेटेड, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से ही रिलेटेड है, तो उसको आप देखेंगे तो बन जाएगा बिल्कुल ही इजीली। तो चलिए देखते हैं क्या करा है। टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट P22 टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 2x, पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 2x, ठीक है। आप इसका कंपेयर कर लें y स्क्वायर इक्वल टू 4x, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पैराबोला का। तो आपने क्या देखा, 4a की जगह 2 है, तो a की जगह आपको क्या मिल जाएगा, 1/2। पहले तो ये जो जो डेटा मिलते जाओ उसको पहले आप क्लियर करते जाओ। फिर कर रहा है कर्स एक्स एक्सिस, तो हमने ऐसा कर लिया, ये रहा हमारा पैराबोला, ये हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया पैराबोला। ये हो गया एक्स एक्सिस जो हो गया, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया हमारी वाई एक्सिस। यहाँ मान रहे हैं कि यहाँ पे हमारा एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट 2 2 दिया हुआ है, तो ये कुछ यूं गया हुआ है, देख लिया ना, यही हमारा Q है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि हमने पॉइंट P पे जो है एक हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, इस पैराबोला पे, ठीक है। कह रहा है वो कट कर रहा है एक्स एक्सिस को एट पॉइंट Q पे जो क्या कर रहा है, ये टेंजेंट लाइन कट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने का। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने के लिए बहुत सारा तरीका है आपके पास, ठीक है। जिस तरीके में से आप अगर स्टैंडर्ड यूज करना चाहते हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 कैसे लिखते हैं, तो जो y स्क्वायर क्वाड्रेटिक वाला टर्म जो रहता है उसको इंटू में करके लिख लेते हैं, और जो बिना क्वाड्रेटिक वाला रहता है तो यहाँ 2 लिखने के बाद ये लीनियर वाला टर्म है ना, तो ऐसे लिख लेंगे हाफ इंटू एक्स प्लस एक्स, क्योंकि x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, फिर हमारा इतना ही रहेगा। क्लियर है? अब देखिए हम इसमें क्या करते हैं ना, एक y को डिलीट करके इसका y कोऑर्डिनेट भरते हैं, जिस पॉइंट पर टेंजेंट लिखना होता है। तो y के जगह क्या भरेंगे, 2 भरेंगे, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 2y इक्वल टू 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बन जाएगा, x प्लस इसका x कोऑर्डिनेट भरेंगे, यानी इसको डिलीट करके x कोऑर्डिनेट, इसको डिलीट करके y कोऑर्डिनेट भर देंगे। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या मिला, 2y इज इक्वल टू x प्लस 2 मिला, ये इसका इक्वेशन है। अब ये लाइन क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो जब भी अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को कट करता है तो हम वहां कंफर्म समझ लेते हैं कि y की वैल्यू 0 होगी। तो जब यहां y की वैल्यू 0 भरेंगे तो x की वैल्यू अपने आप देखिए -2 मिलेगी। यहां देखिए y की वैल्यू 0 भरी है, इसको जब 0 भरेंगे ना तो देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो ये आप तो अब तक यहां तक निकाल चुके। फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा सवाल क्या कह रहा है, फिर कह रहा है एंड नॉर्मल ड्रॉन एट पॉइंट P, इसी पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया टू द पैराबोला कट पैराबोला अगेन एट पॉइंट R, यानी यहाँ पे आपने जो एक नॉर्मल आपने फिर ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद ये नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये आपका पॉइंट कह रहा है कि R है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो ट्रायंगल बनेगा PQ और ये जो R वाली ट्रायंगल बनेगी, इसका एरिया बताना है। तो आप देखिए इसका तो कोऑर्डिनेट मालूम है, इसका कोऑर्डिनेट मालूम है, अगर इसका कोऑर्डिनेट मालूम चल जाए तो हम एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू हाफ इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू, आपको मालूम होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 1, x2 y2 1, x3 y3 1, बस वैल्यू लगा देंगे हमारी, वैल्यू पुट कर देंगे,
हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अब जरा देखिए यहाँ आर की वैल्यू कैसे निकलेगी। एक्चुअली ये नॉर्मल है, ठीक है ना। और जब पैराबोला पे किसी पॉइंट से अगर हम नॉर्मल अगर डालते हैं और वो फिर नॉर्मल जाकर के पैराबोला को दोबारा कहीं कट करे, तो इस पॉइंट को हम लोग अगर पॉइंट T1 मानते हैं, इस पॉइंट का नाम अगर हम पॉइंट T2 मानते हैं, तो इसमें एक रिलेशनशिप होता है T2 इक्वल टू -T1 - 2 अपॉन T1, ये रिलेशन होता है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, AT2 स्क्वायर, 2AT2, ठीक है। इसका पैरामेट्रिक क्या हो जाएगा, AT1 स्क्वायर, 2AT1। इस पॉइंट के लिए हमने T1 पॉइंट माना, तो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट AT1 स्क्वायर, 2AT1, और यहाँ AT2 स्क्वायर, 2AT2, ठीक है। तो जरा आप जरा ध्यान से यहाँ समझिए, यहाँ देखेंगे तो y कोऑर्डिनेट की जगह क्या है, 2AT1 की जगह 2 है, यानी कि 2AT1 की जगह पे क्या है, 2 है, यानी AT1 की जगह 1 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, कैंसिल आउट हो गया। तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन A, और A की वैल्यू क्या थी, 1/2। तो फाइनली आपने कह दिया T1 की वैल्यू आ गई 2। जब T1 की वैल्यू 2 आएगी तो T2 की वैल्यू निकाल लीजिए, -T1 - 2 अपॉन T1, -2 - 2 अपॉन 2। ये क्या आ जाएगा जी, -2 - 1, ये आ जाएगा -3, यानी आपकी T1 की वैल्यू आ गई 2 और T2 की वैल्यू आ गई -3। अब देखिए यहाँ T2 की वैल्यू रख लीजिए, तो R का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, AT2 स्क्वायर, तो A कितना है, 1/2 इस पैराबोला के लिए। T2 कितना है, -3, तो -3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 2AT2, तो 2AT2 -3, तो क्या आ गया बेटा, 9/2 -3, ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो PQR की वैल्यू मिल गई ना, बस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा इक्वल टू हाफ डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ 2 2 1 -2 0 1 9/2 -3 1, यही हमारी वैल्यू रहेगी, ठीक है। यानी हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ, अब यहाँ इसको एक्सपेंड कर रहे हैं डिटर्मिनेंट को, 2 लेंगे क्या हो जाएगा, 0 - -+3, फिर हो जाएगा -2, इसको करेंगे -2 -9/2, फिर इसको करेंगे +1 लेंगे, +1 क्या हो जाएगा, +6 -0, यानी कि +6 ही रहेगा मॉडुलस। अब इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए ना, 2 3 = 6 हो जाएगा, और एक कितना जाएगा, -4 और -9, -13/2, यानी कि हो जाएगा -13/2, यानी कि +13 और +6, क्या हो गया, हाफ इंटू 6 6 12 12 13 25, 25 का मॉडुलस 25 होता है, यानी 25/2 स्क्वायर यूनिट। आ गया ना आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं 13 नंबर पर।